सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, मेरे हृदय कणिकाओं के रूप में विराजमान मेरे मस्तिष्क में सभी मेरे अजीज मित्रों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे और मेरे संस्था परिवार के लिए आपका जो प्रेम और सानिध्य रहा है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपकी और आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत का जो रवैया आपके पास था वो बरकरार रखें। इसी शायर ने सच कहा था कि पानी और पसीने में बहुत फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बहुत फर्क होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह जीवन जीने में और सांस लेके जीवन जीने में बहुत फर्क होता है। तो मेहनत कीजिए, लगन से कीजिए। कल मेरे पास कुछ कमेंट भी आए और कुछ कॉल भी आए कि सर जो आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, स्पीड चल रही है, ये स्पीड भी आपके लिए कंट्रोल हो जाएगी और धीरे धीरे हम इसके सुधार की ओर बढ़ेंगे। और जितने भी आप कमेंट डालते हो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तहे दिल से आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो था उस टॉपिक के बारे में हम चर्चाएं करेंगे और उस टॉपिक का नाम था कि राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना और 1857 की क्रांति। किसी भी चैनल को खोलने से पहले आपको सीधी 1857 की क्रांति के कुछ प्रश्न बताए जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल एक थीम आपके पास भेज रहा हूँ और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहली बात यह कि ये जो 1857 की क्रांति हुई ये किसके विरुद्ध थी, तो आप इसके अंतर्गत एक प्रश्न का जवाब देते हो कि अंग्रेजों के विरुद्ध थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि अंग्रेजी सत्ता की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो देखो, अंग्रेजी सत्ता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आई थी, लेकिन प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी के अंतर्गत भारत में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। मुशीराबाद से नजदीक का क्षेत्र था ये प्लासी, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। उससे अंग्रेजी सत्ता ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसके बाद इस कंपनी का एक गवर्नर जनरल बनकर आया था और उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली है, इसने एक कॉलेज की स्थापना की थी, उसका नाम था विलियम फोर्ट कॉलेज, जो बंगाल के अंतर्गत की गई थी, या आप कह सकते हो कोलकाता के अंतर्गत विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है, साम्राज्यवाद का प्रतीक कहा गया ब्रिटिश, लेकिन दूसरे शब्दों में इसे शेर ए बंगाल की संज्ञा दी गई। इस लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को अपने अधीन करने के लिए एक नई पॉलिसी का सहारा लिया था और उस नई पॉलिसी का नाम क्या था? सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा के जन्मदाता कौन रहे हैं, तो आप उसका नाम लिखोगे लॉर्ड वेलेस्ली, और यानी इसे साम्राज्यवाद का प्रतीक कहते हैं। इसने विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में, इसे शेर बंगाल कहते हैं और कहा जाता है कि इसने टीपू सुल्तान के संघर्ष के कारण ये प्रसिद्ध रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई जो सहायक संधि प्रथा थी, उसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति था 1798 ईस्वी में, और उस रियासत का नाम था हैदराबाद। उस समय इस संधि का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राज्यों के साथ सहायता का बहाना करते हुए और उन्हें अधीन करने की जो नीति अपनाई थी उसे सहायक संधि प्रथा कहते हैं। राजस्थान के अंतर्गत उस समय 2 रियासतों में इस प्रथा के तहत प्रयास हुआ था। पहली रियासत जिसके अंतर्गत प्रयास हुआ था वो भरतपुर थी और दूसरी रियासत जो थी जिसका नाम अलवर था। इनके साथ प्रयास हुआ था 1803 ईस्वी के अंतर्गत प्रयास हुए थे और यहाँ पर इनको अपने अधीनस्थ करने की बात कही गई थी। चलिए, हम दूसरी बात आपको बताते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है उसकी सहायक संधि प्रथा का एक छोटा सा रूप बदला गया था और उसको बदलने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स था। एक बात और बता दूं, वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो व्यक्ति हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे 1765 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कंपनी के गवर्नर बने थे, जिसने 1878 में कलेक्टर पद का सृजन किया था। बंगाल में पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था लेकर आया। ये दूसरा सेकंड है, यानी वारेन हेस्टिंग्स नामक व्यक्ति जो है ये दूसरा जो गवर्नर जनरल था, सेकंड गवर्नर जनरल था ये इस नाम से,
उसने क्या किया, इस सहायक संधि प्रथा का नाम बदल दिया, जिसको अप्रथा के संधि प्रथा कर दिया था। यानी अलग अलग रियासत के साथ अलग अलग, जिसे अप्रथा के संधि के नाम से इसको जाना गया था। अप्रथा के संधि के रूप से इनको लागू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये संधि लेके आया था 1813 ईस्वी, ये जो वारेन हेस्टिंग्स लेकर आया था, उस समय इस वारेन हेस्टिंग्स का भारत के कंपटीशन में एक और महत्वपूर्ण पर्सन है। इसके काल में एक प्रथा आई थी जिसका नाम था रेतवाड़ी प्रथा। और रेतवाड़ी प्रथा के जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो जो थे वो इसके जन्मदाता थे। रेतवाड़ी बंदोबस्त का अर्थ जो लगाया जाता वो रेत से, और उस समय रेत किसको कहा जाता था? किसान को कहा जाता था। रेतवाड़ी बंदोबस्त भारत के कितने हिस्से में लगाई गई थी? 51% हिस्से के अंतर्गत चलाई गई थी, जिसमें मद्रास थी, मुंबई थी, कोलकाता थी। ये क्षेत्र इस बिहार क्षेत्र था। ये परगने इसके अंतर्गत क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। उस वारेन हेस्टिंग्स ने ये अप्रथा के संधि अपनाई 1813 ईस्वी में, जो इसी संधि का बदला हुआ रूप था। इस संधि को भारतीय राज्य या राजस्थान के राज्य क्यों अपनाएंगे? मैं एक बात आपको, दो बात आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से संवाद करना चाहता हूँ। अगर आपको एक बात पूछ ले, भारत की कौन सी दो रियासत थी जो वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा में नहीं आई थी? तो दो नहीं आई थी भाई, एक तो पंजाब नहीं आया था, एक सिंध नहीं आया था। अब आप कहोगे सर रणजीत सिंह ने तो जो 1846 में लाहौर की संधि की थी, बेरोवाल की संधि में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो सहायक नहीं थी। जिस समय ये प्रथा आई थी और जिस समय ब्रिटिश प्रांतों ने इस प्रथा का सूत्रपात किया, तो ये दो ब्रिटिश वो क्षेत्र थे जिन पर ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ रहे थे, उनका संरक्षण आ रहा था, लेकिन दोनों ने उनको स्वीकार नहीं किया था। ये बात यहाँ लगानी पड़ेगी। अब इसका रूप बदल के प्रथा के संधि के रूप में ये राजस्थान या भारत के बचे हुए जो क्षेत्र थे उनमें लाने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थानी राजाओं के सामने क्या दिक्कत है कि वो इस संधि को अपनाएंगे? यहाँ से एक मोस्ट बात और देखी कि ये जो संधि है, प्रथा के संधि है, जो सहायक का बदला हुआ रूप है, राजस्थानी सम्राटों के सामने क्या दिक्कत है? वो इसको अपनाएंगे। तो सबसे पहली दिक्कत इसके सामने थी पिंडारियों की। यहाँ से मूल बिंदु जो पहला आपका शुरू हो रहा है, एक तो पिंडारियों की। ये पिंडारी कौन थे? ये पिंडारी थे जिनका नेता उस समय हुआ करता था अमीन खां। और ये अमीन खां वो नेता है जब मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में कृष्णा कुमारी का विवाह विवाद हुआ था, जिसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1807 में जगत सिंह के बीच और जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था, गिंदोली का युद्ध, उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये पिंडारी था अमीन खां। ये पिंडारी था, इसने उपद्रव मचा रखा था, या आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से उस समय काफी रियासतों को लूटने का काम कर रहे थे। एक तो इनका खतरा सबसे ज्यादा था। दूसरी बात, एक ही समय किनका विद्रोह बढ़ता जा रहा था? सामंतों का विद्रोह बढ़ता जा रहा था। देखो ये सामंतों की कुछ शाखाएं थी, जैसे कोटा के अंतर्गत अलग शाखाएं थी, जैसलमेर में अलग थी, उदयपुर में अलग थी। तो इनकी अलग अलग शाखाएं थी, जैसे डाबी और जीवनी जैसलमेर क्षेत्र जहाँ पर है वो हुआ करती थी। उदयपुर में 16वां उमराव के नाम से घराने अलग अलग बटे हुए थे, गोल 16वां, 32वां, सरदार। उस तरीके से जोधपुर में जो गस्तकी, मुस्तदी, सरदार, ऐसे राजवी, ये जो शाखाएं हुआ करती थी, तो ये शाखाएं जो थी वो सामंतों की थी। तो राजस्थानी राजाओं के सामने दो बड़ी दिक्कत आ गई। एक दिक्कत तो पिंडारियों की आ गई, दूसरी दिक्कत सामंतों की आ गई, और तीसरी दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही थी वो दिक्कत किसकी थी? मराठों की थी। इन तीनों चीजों से राजस्थानी राजा दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब तीनों से जब परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सुरक्षा चाहते हैं अपने राज्य की, तो इन तीनों से पीछा छुटवाने के लिए एक सबसे सरलतम रास्ता यह है, क्यों ना अंग्रेजों की अप्रथा की जो संधि है उसको स्वीकार कर लेते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अप्रथा के संधि को स्वीकार करने वाले, अब मैं आपको संधियों के बारे में बताऊंगा किसने कैसे कैसे संधि की थी। इस संधि को पहले स्वीकार किसने किया? सबसे पहले इसको स्वीकार किया 15 नवंबर सन 1817 ईस्वी,
और एक व्यक्ति है, रियासत का नाम है करौली। करौली रियासत के हरबख्श पाल सिंह नामक व्यक्ति हैं। इस हरबख्श पाल सिंह नामक व्यक्ति ने इस संधि को स्वीकार किया था, लेकिन हरबख्श पाल सिंह की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? चार्ल्स मेकटोप के द्वारा किए गए थे। और ये जो चार्ल्स मेकटोप है, इसको क्या कहा जाता है? इतिहास में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेकटोप को। और प्रेस का प्रतिक्रियावादी, आप इसको प्रतिक्रिया कह सकते हो या शत्रु कह सकते हो। शत्रु कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। और लॉर्ड लिटन ने कौन सा कानून बनाया था? तो आप लिखोगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया था। और ये प्रेस एक्ट बनाया कब बनाया था? 1878। इसमें 2 समाचार पत्रों पर तो प्रतिबंध लगा था। कौन कौन से पर लगा था? एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था सोम प्रकाश, उस पर इस प्रेस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगा था। एक इसके अंतर्गत जो था इंडियन मिरर नाम का एक पत्र था, उस पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन पायोनियर एक ऐसा समाचार पत्र था जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि वो अंग्रेज समर्थित जो उस समय पत्र था। ये अलग से बताया भाई मैंने आपको, लेकिन आपका मूल बिंदु है 15 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली के हरबख्श पाल सिंह ने इस संधि को हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश सत्ता की ओर से हस्ताक्षर किए चार्ल्स मेकटोप के द्वारा, लेकिन इनकी ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो उसका नाम था निरंजन साहा नामक व्यक्ति थे। उस निरंजन साहा नामक व्यक्ति ने किया था। देखो, राजस्थान की सभी संधियों के ऊपर हस्ताक्षर चार्ल्स मेकटोप के हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनमें जैसे 3 रियासत है। एक तो आपका आता है बांसवाड़ा, एक आपका आता है डूंगरपुर और एक आपका आता है प्रतापगढ़। इन 3 के साथ एक ऐसी आती है कि इन तीनों के साथ जो संधि पर हस्ताक्षर मेकटोप ने नहीं किया। इनके साथ जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है, तो उसका नाम था मैकाडम। यानी बांसवाड़ा के साथ, डूंगरपुर के साथ और प्रतापगढ़ के साथ। तो यानी मेकालम, चार्ल्स मेकालम जो है, उससे चार्ल्स मेकालम ने जो हस्ताक्षर किए वो हस्ताक्षर इन पर किए। बाकी इनके अलावा जितने भी हैं उन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? चार्ल्स मेकटोप के द्वारा किए गए। और पहली संधि जो की गई थी वो 15 नवंबर 1817 ईस्वी को की गई थी। करौली के हरबख्श पाल सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये संधि अपनाई गई थी। ऐसा एक बात कही जाती है कि करौली के हरबख्श पाल सिंह ने जो संधि की थी, दूसरी संधि की थी 15 नवंबर सन 1897 ईस्वी को 17 ईस्वी को की गई। तो दूसरी संधि है 15 नवंबर 1817 ईस्वी। और ये संधि किसके साथ की गई? टोंक के साथ। और टोंक के उस समय नेता कौन थे? अमीन खां। अमीन खां की एक अलग रियासत को स्वीकृति मिल गई थी। चार्ल्स मेकटोप यहाँ से संधि करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये 6 परगनों की रियासत थी नहीं, ये कितने परगनों की रियासत के रूप में इसको स्वीकार किया गया? 6 परगनों की रियासत के रूप में इनको स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर 2 चीज आपकी आती है। एक तो ये चीज आती है कि भाई टोंक के अंतर्गत जो संधि स्वीकार की है, ये एक चीज मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं आपकी, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने यहाँ निरंजन साहब बताया, ये थोड़ा सा मिस्टेक बताया गया। ये हरबख्श पाल सिंह ने हस्ताक्षर यहाँ किए थे, ये बात सही है। निरंजन साहब था, ये टोंक का था भाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट बताया गया, इसको दुरुस्त कर लेना आप थोड़ा। ये निरंजन साहब थे, वो कहाँ? टोंक के अंतर्गत अमीन खां पिंडारी नेता जो थे उसकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। और ये जो संधि की थी, ये कई जगह 15 नवंबर भी आएगा, कई जगह 9 नवंबर भी आएगा, तो ऐसा इसके अंतर्गत आता है। तो 2 संधियां होगी, करौली के हरबख्श पाल सिंह, चार्ल्स मेकटोप। दूसरी 15 नवंबर, ये यहाँ पर 15 नवंबर आ जाती है, ये 9 नवंबर आ जाती है। और ये 17 को टोंक में दूसरी रियासत थी। निरंजन शाह नामक व्यक्ति ने हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे, किससे? पिंडारी जो थे उसकी ओर से हस्ताक्षर इनके द्वारा किए गए थे। 6 परगनों की रियासत के रूप में इनको स्वीकार किया गया था। तीसरी रियासत जो थी वो करौली थी, सॉरी करौली और टोंक मैंने आपको बता दी। चौथी रियासत के रूप में जो यहाँ पर संधि स्वीकार की गई है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है और इनके द्वारा ये संधि स्थापित की गई है। कोटा।
कोटा के साथ जो संधि की गई वो 26 दिसंबर सन 1817 ईस्वी को की गई। और कोटा के शासक जो इस समय थे वो उमेद सिंह फर्स्ट थे। तो यहाँ पर शासक कौन है? उमेद सिंह फर्स्ट है। और इस उमेद सिंह के फर्स्ट के काल से ही, इसके काल से ही यहाँ पर दशहरे का महोत्सव शुरू हुआ था। ये दशहरे का भारत का सबसे बड़ा महोत्सव जो होता है वो तो मैसूर का प्रसिद्ध है, मैसूर का, और राजस्थान में कोटा का है। लेकिन अगर यहाँ एक चीज पूछ ली जाए, रावण दहन सबसे बड़ा कहाँ होता है? तो सबसे बड़ा जो रावण दहन होता है वो तो होता है आदर्श नगर जयपुर के अंदर। और दशहरा महोत्सव होता है वो कोटा में। दशहरा आता है जो आपका कार्तिक से पहले आसोज महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है। और दशहरा महोत्सव शुरू हुआ था उमेद सिंह के काल में। उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, यानी इन्होंने ये संधि स्वीकार की थी इसके द्वारा, या इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। एक साइड से चार्ल्स मैक्टोक जी जो हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि रावण दहन वाले दशहरे को शोक दिवस के रूप में कहाँ मनाते हैं, तो इसको यानी मंडोर में, क्योंकि रावण की पत्नी थी मनोदरी ओझा, उसका संबंध किससे था? मंडोर से था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो दिसंबर वाली संधि थी, इस पर एक पूरक संधि हुई थी फरवरी सन 1818 को। और फरवरी सन 1818 को जो संधि हुई थी, उस संधि को करने वाले व्यक्ति कौन थे? जालिम सिंह थे। और जालिम सिंह उस समय क्या थे? सामंत थे। इस जालिम सिंह ने एक अलग रियासत बना ली थी, और उस अलग रियासत का नाम क्या था? झालावाड़ था। उसका अलग रियासत का नाम क्या था? झालावाड़। जो आपकी रियासत थी वो अलग रियासत के रूप में बन गई थी। ऐसा माना जाता है कि झालावाड़ में ये संधि स्वीकार की थी वो तो लास्ट में थी, क्योंकि पूरक संधि तो हो गई थी जिसमें ये बात कहा गया कि राजा के नियम कानून तो चलेंगे उमेद सिंह के, वंश शासन कर रहे, लेकिन प्रशासनिक नीतियों में भागीदारी जो होगी वो जालिम सिंह की होगी। ये इस बात में स्वीकार किया गया। 1838 में झालावाड़ के शासक थे, और झालावाड़ के शासक मदन सिंह ने अपने मदन सिंह झाला थे, उसने अलग रियासत बना ली थी, और उस अलग रियासत का नाम था झालावाड़, जो राजस्थान की सबसे नूतन रियासत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये झालावाड़ 17 परगनों की रियासत थी। ये झालावाड़ कितनों की बनी थी? 17 परगनों की रियासत बनी थी। 17 परगनों की रियासत के नाम से प्रसिद्ध था वो झालावाड़ था। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो एक बात आती है बीकानेर रियासत की, बहुत ही गजब क्वेश्चन है बीकानेर वाला, कि जिसने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1818 में चार्ल्स मैक्टोक के साथ संधि की। यानी बीकानेर, और बीकानेर के राजा कौन है? सूरत सिंह है। ये वही सूरत सिंह है जिसने बटनेर को विजित करके 1804 ईस्वी मंगलवार का दिन होने के कारण इसने इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था। तो कहा जाता है कि सूरत सिंह ने 1818 की संधि की, और उस समय ये संधि जो स्वीकार की थी वो किसने की थी? चार्ल्स मैक्टोक नामक व्यक्ति ने इस संधि को स्वीकार किया था। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि बीकानेर रियासत में सूरत सिंह के काल में जो आक्रमण किया वो जॉन टॉम्स के द्वारा किया गया था। जॉर्ज नाम के व्यक्ति हैं टॉम्स। इस जॉर्ज टॉमसन ने जो सूरत सिंह के काल में कहाँ आक्रमण किया था? बीकानेर पर आक्रमण किया था। और जॉर्ज टॉम्स जो है उसको फिर जहाज फिरंगी के नाम से इतिहास में जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जहाज फिरंगी कहा जाता है। इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जहाज फिरंगी किसको कहते हैं? टॉम्स को। बीकानेर रियासत पर सूरत सिंह के काल में जो यहाँ पर आक्रमण करने वाले जो फिरंगी का नाम या अंग्रेज का नाम क्या था? तो यानी जॉर्ज टॉम्स था। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1818 की संधि स्वीकार की थी। किसके साथ स्वीकार की थी? चार्ल्स मैक्टोक के साथ। लेकिन यहाँ भी सूरत सिंह ने नहीं हस्ताक्षर किए थे, काशीनाथ झा ने हस्ताक्षर किए थे। ये सूरत सिंह की ओर से इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? काशीनाथ झा नाम के व्यक्ति थे। उस काशीनाथ झा नामक व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
तो अगली संधि के रूप में आपने जो संधि पढ़ी बीकानेर जनवरी में की थी 1818 में। सूरत सिंह शासक थे। सूरत सिंह के काल में जॉर्ज टॉमसन ने बीकानेर पर आक्रमण किया। जॉर्ज टॉमसन को जहाज फिरंगी कहते हैं और बीकानेर के इसके ऊपर जो यहाँ हस्ताक्षर किए थे वो काशीनाथ झा के द्वारा किए गए थे। अब उसके बाद में अगली जो आपकी संधि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बाद में कौन सी सहायक संधि प्रथा के रूप में किया गया था। तो अगली सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत जो आपकी दूसरी रियासतें थी, जैसे उदयपुर थी, उदयपुर के बाद में जैसे आपकी जोधपुर थी, तो जोधपुर के राजा उस समय मानसिंह हुआ करते थे, तो उसके बारे में देखी। तो अगली सहायक संधि प्रथा की थी जोधपुर, और जोधपुर के राजा कौन हुआ करते थे? मानसिंह दास। मानसिंह बेस्ट को इतिहास में क्या कहते हैं? माननाथ कहते हैं। ये वो मानसिंह है जिसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर महामंदिर बनवाया था। ये महामंदिर इसी ने बनवाया था। और इस मानसिंह के गुरु का नाम क्या था? आइसनाथ। और आइसनाथ से इसने दीक्षा ग्रहण कर नाथ संप्रदाय के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। और उस मानसिंह को इतिहास में करखेड़नाथ भी कहा जाता है। इसने जोधपुर में दो प्रसिद्ध नाथों के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए, जिसमें एक भव्य मंदिर है जोधपुर का प्रसिद्ध नाथ मंदिर जिसका नाम महामंदिर है। इस मानसिंह ने भी क्या की थी? संधि की थी। लेकिन मानसिंह की जो संधि जोधपुर रियासत के साथ की 6 जनवरी 1818 को की गई थी। 6 जनवरी 1818 को यह संधि की गई थी। और इस संधि के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो थे, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रही, छतर सिंह नाम के व्यक्ति थे, बिशन सिंह नाम के व्यक्ति थे, अभय सिंह नाम के व्यक्ति थे। तो बिशन सिंह, छतर सिंह, बिशन सिंह, अभयपाल सिंह या अभय सिंह नाम के व्यक्ति हैं। तो अभय सिंह, छतर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, बिशन सिंह हैं। इन्होंने इस जोधपुर क्षेत्र में जो सहायक संधि प्रथा अपनाई गई थी उस पे उसके हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये छतर सिंह था, ये युवराज था, और ये दोनों उसके क्या थे? सहयोगी थे, जिन्होंने इसको ऊपर संधि की थी। उसके बाद संधि की थी उदयपुर 13 जनवरी सन 1818। अगली सहायक संधि प्रथा में जो की गई है वो संधि प्रथा की गई है उदयपुर। उदयपुर की संधि जो हुई है 13 जनवरी सन 1818 ईस्वी को, ये संधि आपकी यहाँ पर स्वीकार की गई है। इस समय उदयपुर के राजा जो हुआ करते थे वो भीम सिंह सिसोदिया थे। और भीम सिंह सिसोदिया की ओर से हस्ताक्षर जो किए थे वो अजीत सिंह चुड़ावत ने किए थे। यहाँ पर कौन थे? भीम सिंह सिसोदिया थे। और भीम सिंह सिसोदिया जो थे, भीम सिंह सिसोदिया की ओर से हस्ताक्षर किए थे वो अजीत सिंह चुड़ावत ने किए थे। अजीत सिंह भी कई है इतिहास में। एक तो अजीत सिंह हनुमंत सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जिसने अजीत भवन बनाया जो पहला हेरिटेज होटल है। एक अजीत सिंह जो आपके जोधपुर के राजा भी हुए, जिसने तोपे किलकिला लगाई थी। और ये वो अजीत सिंह है जिनको गोराधार पन्नाधार ने दूध पिलाकर बचाया था, जसवंत सिंह के पुत्र थे। और एक अजीत सिंह चुड़ावत है जिसने भीम सिंह की ओर से इस संधि के ऊपर क्या किए? हस्ताक्षर किए। उसके बाद 10 फरवरी सन 1818 को बूंदी ने इस पर रियासत की बिशन सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तो 10 फरवरी सन 1818 और रियासत का नाम है बूंदी। और बूंदी के जो शासक हैं उसका नाम क्या? बिशन सिंह। बिशन सिंह नाम के व्यक्ति ने चार्ल्स मेपटॉप के साथ 10 फरवरी सन 1818 को संधि की गई थी। तो ये संधियां जो उस रियासती तौर के ऊपर जो अलग अलग रियासतों के साथ संधियां की गई थी उनके द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि उस समय सहायक संधि प्रथा में 4 रियासत आपकी ऐसी थी। उस चारों रियासतों के नाम देखिए आप। पहले नंबर पर एक रियासत आती है जैसलमेर, दूसरे नंबर पर एक रियासत आती है बीकानेर जो रियासत आती है, तीसरे नंबर पर एक रियासत आती है जिसका नाम किशनगढ़ है। यानी जो खराज नहीं देते थे या खराज के बारे में उनका उल्लेख आया था किशनगढ़ के बारे में, और इनके अंतर्गत जो है तो जैसलमेर रियासत आपकी आती है, बीकानेर रियासत आपकी आती है, जैसलमेर रियासत आपकी आती है, करौली आपकी रियासत आती है। तो ये करौली रियासत थी।
ये उस समय क्या नहीं देती थी, खराज नहीं देती थी। आपको यह आता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासतें थी जहां मराठों का हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो वो तो आती है बीकानेर और जैसलमेर, जहां पर मराठों का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। ऐसा माना गया कि 1818 की संधि में ये चारों रियासत थी और इनका चौथ देने का उल्लेख भी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश शासनकाल में ये मुक्त थे, कर से मुक्त थे। इनमें तो थे, ये दो तो मराठों से थे और ये दो मराठों के तो अधीन थे, लेकिन ये ब्रिटिश काल के अंतर्गत चौथ से क्या थे, ये मुक्त थे। इनके प्रति इनके विशेष प्रभाव थे। किशनगढ़ में सहायक संधि प्रथा की 17 अप्रैल 1818 कल्याण सिंह ने, तो किशनगढ़ में बसाया था। किशनगढ़ को किसने? 1749 ईस्वी 1649 किशन सिंह ने, और किशनगढ़ में की गई थी 17 अप्रैल सन 1817 ईस्वी के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा की गई थी? कल्याण सिंह नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा इसको संधि की गई थी। उसके बाद आपकी जो संधियों के अंतर्गत जो रियासती तौर पर आपके आते हैं, जयपुर के जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818, तो जयपुर में कौन थे? 15 अप्रैल 1818 में संधि स्थापित की गई थी। तो 15 अप्रैल में, और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? जगत सिंह। वही कृष्णा कुमारी विवाह विवाद वाले मामले के अंतर्गत आते। जैसलमेर के मूलराज ने, जैसलमेर के जो शासक थे जिसने संधि स्वीकार की, उसका नाम क्या था? मूलराज था। और मूलराज ने संधि स्वीकार की थी 1818 ईस्वी के जनवरी में। ये संधि उनके द्वारा स्वीकार की गई थी। तो काफी संधियां जो इनके द्वारा की गई है, लेकिन अंतिम समय पर अगर किसी रियासत ने संधि इनके साथ की है तो उसका नाम है सिरोही। सिरोही के शासक थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने जब ये आपके प्रसिद्ध राजा जो थे जिन्होंने ये संधि स्वीकार की थी, ये रियासती तौर पर अंतिम थे। तो इन्होंने कब संधि की थी? 1823 ईस्वी में। अंतिम समय पर शासक कौन? सिरोही ने स्वीकार की। सिरोही के शासक उस समय कौन थे? शिव सिंह नाम के व्यक्ति थे, वो उसके शासक थे, सिरोही के राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि सिरोही के शिव सिंह ने जब ये संधि स्वीकार की, जब इनकी संधि हुई थी 1823 ईस्वी में, 11 अप्रैल का टाइम था। अगर आपको डेट भी पूछ सकता है, 11 अप्रैल सन 1823 को ये संधि हुई थी शिव सिंह के बीच में। तो इस तरीके से सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत जो भारतवर्ष की जो रियासतें, राजस्थान क्षेत्र विशेष की जो रियासतें थी, वो पूरी रियासतों के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया गया था। तो ये पहला कारण बना था जिसमें 1857 की क्रांति का एक प्रमुख भूमिका थी, सहायक संधि प्रथा। अब दूसरा टॉपिक आपको इसी के से जुड़ा हुआ बताता हूँ कि दूसरा कारण था 1857 की क्रांति का, और वो दूसरा कारण था गोद निषेध प्रथा। क्या था? गोद निषेध प्रथा। ये दूसरा प्रभावशाली कारण था जो सहायक संधि प्रथा का मुख्य कारण था। ये गोद निषेध प्रथा 1848 में लेके आया था कौन? डलहौजी लेकर आया था। और डलहौजी थे वो भारत के एक ऐसे गवर्नर थे, इसने 4 काम बहुत अच्छे किए थे, वो देख लो। एक तो इसने क्या काम किया था? भारत में पहली बार 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन कराने की घोषणा की थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की घोषणा की थी। प्रतियोगी परीक्षा करवाने की घोषणा पहली बार किस सभ्यता में हुई थी? चीन की सभ्यता में। और चीन की सभ्यता का कौन सा वंश? हान वंश। कक्षा 11 की हिस्ट्री में आपको मिलेगा, हान वंश में प्रतियोगी परीक्षाओं के करवाने की बातें थी। और भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में या प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने यह बात स्वीकार की थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक काम और किया था, और वो काम क्या था कि इसके काल में शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना बनी थी। कौन सी योजना? चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना बनी थी। ये योजना इसके काल में, जैसे आपकी 10+2 जो आपकी जो शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, इनको वर्गीकरण किया गया था। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, ये वर्गीकरण इनमें किया गया था। ये भी डलहौजी की देन। लेकिन इसने गलत काम क्या किया? एक तो डलहौजी ने उस समय सैनिकों को निःशुल्क वो दी जाती थी डाक सुविधा दी जाती थी, उसको इसने हटा दिया। दूसरी बात ये थी, डाक सुविधा को भारत में आधुनिक डाक सुविधा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी।
और डाक सुविधा में सैनिकों को निःशुल्क डाक जो दी जाती थी उसको हटा दिया। पहली बार 2 पैसे का डाक टिकट जारी करने वाला वाइसराय गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन इस गोद निषेध के अंदर भारत की अनेक रियासतें आ गई, जैसे आपकी सतारा, उसके बाद आ गई झांसी, उसके बाद आ गई नागपुर, उसके बाद आ गई संभल, उसके बाद आ गई जैतसर, उसके बाद में आ गई उदयपुर। ये कई रियासतें आपकी थी, ये जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत आ गई, जिसका व्यवहारिक अर्थ था जिस राजा के पुत्र नहीं होगा तो वो दूसरा पुत्र गोद नहीं ले सकता। इसमें राजस्थान की एक रियासत आई करौली। करौली के राजा उस समय नरपाल सिंह थे। इस समय जब ये संधि लेके आए थे, जब करौली के राजा कौन थे? करौली के राजा नरपाल सिंह थे। कौन थे? नरपाल सिंह थे। और करौली के नरपाल सिंह के पुत्र नहीं था, तो इसने दत्तक पुत्र ले दिया किसको? मदन पाल सिंह को, जो क्रांति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे इसको। तो इसने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि आप पुत्र गोद ले ही नहीं सकते, ये तो पहले ही कानून बन चुका है। लेकिन इसके अच्छे संबंध थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों से क्या थे? अच्छे संबंध थे। इसलिए 1852 ईस्वी में अच्छे संबंध होने के कारण कोलकाता परिषद ने इसे रियायत दे दी थी।